अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे इसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। कि बेंजीन इतनी स्टेबल क्यों है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, कितनी स्टेबल है। ठीक है, आपने पिछले टॉपिक में ही पढ़ा था कि बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ना, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर भी आपको बता रहा होगा, ये लोकलाइज नहीं है। और मैं अभी आपको इसका निचोड़ भी इसका यही कि यही इलेक्ट्रॉन्स का लोकलाइज्ड होना, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड होते, एक ही जगह पर होते ना, तो फिर बेंजीन शायद इतनी स्टेबल ना होती। लेकिन आपको यही बात पता है कि जैसे आप लेट सपोज करने कि एक बंदा है, कोई चीज़ आपने को कोई चीज़ शूट करनी है, ठीक है, अगर कोई वो अपनी जगह पर होती है तो उसको शूट करना आसान होता है, लेकिन वो अपनी जगह पे मुसलसल घूमे जा रही है मुकम्मल, तो उसको शूट करना मुश्किल होता है। तो यही कुछ बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी है। अगर तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पर होते तो उस पर अटैक करना ईजी होता, बेंजीन फिर रिएक्टिव होता। लेकिन चूँकि बेंजीन के जो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्टीन्यूस शीट की फॉर्म में ना, इलेक्ट्रॉनिक शीट की फॉर्म में कॉन्टीन्यूस के सर्कल कर रहे हैं, और ये किसी एक जगह पे मतलब साकित नहीं है, एक जगह पे लोकलाइज नहीं है, और इसी वजह से जो है इनको फिर अटैक करना बड़ा मुश्किल हो गया, और इसी वजह से बेंजीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन आज हमारा टॉपिक है। एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, बेंजीन इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल। बेंजीन हद से ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, दिस स्टेबिलिटी इज़ ड्यू टू द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इसकी क्या वजह है, वही जब मैंने आपको बताया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी कौन सा, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो बहुत ज़्यादा डीलोकलाइज है, यानी वो एक जगह पे नहीं है बल्कि एक कॉन्टीन्यूस शीट की फॉर्म में सर्कल लगा रहा है। उस यही बात है, आपको पता है कोई चीज़ जितनी तेज़ी से मूव करती है उसको फिर अटैक करना उतनी मुश्किल होता है। तो ये बड़ी जो पाई इलेक्ट्रॉन है बड़ी तेज़ी से के साथ सर्कल लगा रहे हैं। द एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन कैन बी मेजर्ड। अगर हम ये चाहते हैं कि हम बेंजीन के बारे में मालूम करें कि बेंजीन कितना स्टेबल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड 135 साइक्लोहेक्साट्राइन से कंपेयर करेंगे। अच्छा, आप कहेंगे ये जो 135 साइक्लोहेक्साट्राइन है ये भी बेंजीन है? नो, ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है। हाइपोथेटिकल का मतलब है ख्याली कंपाउंड है। क्यों? इस कंपाउंड की ये स्पेशलिटी है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। हाइपोथेटिकल है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम खुद से सोच रहे हैं। इसमें भी 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड और ट्रिपल और डबल और सिंगल बॉन्ड्स हैं, लेकिन इसमें जो बॉन्ड्स हैं अपनी जगह पे फिक्स हैं, अपनी जगह पर लोकलाइज्ड है। लेकिन चूंकि ऐसा कोई कंपाउंड इन रियलिटी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमने इसको हाइपोथेटिकल कंपाउंड किया, क्योंकि जो ऐसा कंपाउंड है वो सिर्फ बेंजीन है। जब भी अल्टरनेट ट्रिपल डबल और सिंगल बॉन्ड होंगे, 3 अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड एक हेक्सागोनल रिंग में होंगे, तो वो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बेंजीन हो जाएगा, वो 135 साइक्लोहेक्साट्राइन नहीं होगा। क्योंकि जो 135 साइक्लोहेक्साट्राइन जो आप कंसिडर कर रहे हैं, इसमें जो है जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं वो आपस में लोकलाइज्ड है, जो इन रियलिटी नहीं होते। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये एक्चुअली बेंजीन होता है, जहाँ पे जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली डीलोकलाइज होते हैं। तो इसलिए हम इसको एक ख्याली कंपाउंड कंसिडर करें जो एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि बेंजीन कितना स्टेबल है, इसको जानने के लिए हम बेंजीन को कंपेयर करेंगे एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है जिसका नाम है 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। अच्छा, दिस कैन बी डन बाय एस्टिमेटिंग देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हमने दोनों की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर करना है। ठीक है, ये तो एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और एक्चुअल लाइफ में जो बेंजीन एग्जिस्ट करता है उसकी हमने वैल्यू देखनी है। जो ये तो हमने सिर्फ सोचा है ना, ये एक्चुअल तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमने इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट करनी है। फिर उसका किससे कंपैरिजन करना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन से। तो इसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और जो एक्चुअल लाइफ में जो बेंजीन एग्जिस्ट करता है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जो डिफरेंस होगा वही हमें बताएगी। वो जो डिफरेंस होगा वो होगी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन का पैरामीटर। जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये बात समझ आइए, हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्योंकि ये असल में एग्जिस्ट नहीं करता, और इस वैल्यू का हमने कंपैरिजन करना है विद द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इन दोनों की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जो डिफरेंस होगा यही होगी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, और जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा, जाहिर बात है फिर वैल्यू भी इतनी ज़्यादा होगी, उतनी बेंजीन ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है,
दिस कैन बी डन बाय एस्टिमेटिंग देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये बात समझ आ गई आपको। हम नेक्स्ट उस पर चले जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम साइक्लोहेक्सीन से। अच्छा, ये वाला कंपाउंड रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। साइक्लोहेक्सीन एक रियल कंपाउंड है। मैंने आपको बताया ना 135 जो साइक्लोहेक्साट्राइन है ये एग्जिस्ट नहीं करता रियल लाइफ में, ये हाइपोथेटिकल कंपाउंड है। लेकिन जो क्या कहते हैं साइक्लोहेक्सीन है वो एक रियल कंपाउंड है। 6 मेंबर्ड रिंग और इसमें एक डबल बॉन्ड होता है कंटेनिंग 1 डबल बॉन्ड एंड कैन बी इजीली हाइड्रोजनेटेड टू साइक्लोहेक्सेन। जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करते हैं। ये एक एक्चुअल कंपाउंड है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। सो इसकी जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे प्लैटिनम की प्रेजेंस में, आपको पता है जब प्लैटिनम यूज़ होता है तो हमें मज़ीद टेम्परेचर और प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन द हीट ऑफ दिस रिएक्शन इज़ मेजर्ड, जब इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि हाइड्रोजनेशन हुई है ना, तो इसकी जो हाइड्रोजनेशन मेजर की है वो पता चला है कि -119.5 किलो जूल पर मोल है। माइनस के साइन जैसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, माइनस के साइन का मतलब ये है कि हीट रिलीज़ हो रही है। वेरी मच like that of any similarly substituted alkene। इसी तरह ये इसकी जो heat of hydrogenation है एक substituted alkene ऐसी होती है जिसके ऊपर बहुत से substituents लगे होते हैं। ऐसी alkene जिसके ऊपर बहुत सारे substituent ग्रुप लगे होते हैं वो कहलाती है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। जो एक सिंपल बेंजीन है ना उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, उसको हम एल्कीन कहेंगे। लेकिन अगर एक एल्कीन के ऊपर बहुत सारे दूसरे ग्रुप्स लगे हुए तो हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहेंगे। तो वो कह रहे हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो साइक्लोहेक्सीन का बहुत ज़्यादा करीब है टू अ सिमिलरली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के। जो ओपन चेन कंपाउंड एल्कीन उसके बहुत करीब है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं वी वुड एक्सपेक्ट दैट हाइड्रोजनेशन, अच्छा अगर इसका ये है, इसकी इतनी है -119.5, तो हम ऐसे ही जैसे हम मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं करते कि अगर एक साइकिल में एक डबल बॉन्ड है तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन -119.5 किलो जूल पर मोल निकली है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये किलो जूल पर मोल के हिसाब से मेजर होती है। तो हम ऐसी एक रफ एस्टिमेशन करते हैं जैसे हम मैथमेटिक्स नहीं करते कि अगर एक हेक्सागोनल साइक्लिक रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड्स होंगे तो हम ऐसे ही एक्सपेक्ट करेंगे थ्योरेटिकली, अभी हमने एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं की, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इट शुड बी इक्वल टू -119.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, हम ये कहेंगे उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होनी चाहिए -239 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक और कंपाउंड लिया, उसका नाम है 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। अच्छा, ये वाला जो कंपाउंड हम कंपेयर कर रहे हैं ये भी एक्चुअल कंपाउंड है, ये कोई हाइपोथेटिकल कंपाउंड नहीं, ये एक्चुअल कंपाउंड है। अच्छा, ये एक्चुअल कंपाउंड है, लेकिन जब इसकी हीट ऑफ इसको हाइड्रोजनेट किया गया प्लैटिनम की प्रेजेंस में और हमें पास फिर साइक्लोहेक्सेन हुआ तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन -239 किलो जूल पर मोल नहीं निकला, बल्कि कितनी निकली, ऑब्जर्व हाइड्रोजनेशन की जो हीट है वो निकली -231.5 किलो जूल पर मोल। ये जो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन की, वो एक्चुअल वैल्यू के क्लोज तो है लेकिन एक्चुअल वैल्यू जितनी नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल वैल्यू आई मीन टू से जो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ये कैलकुलेटेड वैल्यू के क्लोज तो है लेकिन कैलकुलेटेड वैल्यू जितनी नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू के करीब नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल और कैलकुलेटेड वैल्यू में फ़र्क पाया जा रहा है, ऑल्दो ये फ़र्क बहुत कम है। दिस इज़ द कैलकुलेटेड वन एंड दिस इज़ द एक्चुअल वैल्यू। सो ये दोनों जो एक्चुअल वैल्यू है, दिस जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, दिस इज़ द एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज़ द कैलकुलेटेड वैल्यू। ये वैल्यूज़ आपस में करीब तो हैं, फ़र्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल ये एक जैसी तो नहीं है। और डिफरेंस क्यों है? अच्छा, ये मैंने आपको बताया था जितना कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका मतलब होगा वो कंपाउंड स्टेबल होगा। अच्छा, इसमें भी अच्छा फ़र्क आने का मतलब यही होता है कि वो उस कंपाउंड में कोई ना कोई स्टेबिलिटी पाई जाती है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में थोड़ा सा भी फ़र्क आता है तो इसका मतलब है जो गिवन कंपाउंड है, जो एक्चुअल कंपाउंड है वो समवट स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, हमने ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो कैलकुलेट की है ये कंसिडर करके की है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब हो गया लोकलाइज्ड। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हमने ये कंसिडर करके की है कि ये जो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन है इसके जो डबल बॉन्ड्स हैं ये लोकलाइज्ड है।
यानी अपनी अपनी जगह पर फिक्स है, लेकिन असल में ये आपको पता है ये जो बॉन्ड्स है ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं। कॉन्जुगेटेड मैं आपको बता देती हूँ, कॉन्जुगेटेड का फिनोमेना होता है एक के बाद एक, ये एक डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो होते हैं उनमें भी डीलोकलाइजेशन पाई जाती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। अब आपको समझ आई है, जब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं ना किसी भी कंपाउंड में, चाहे वो ओपन चेन अल्कीन हो चाहे वो क्लोज चेन हो, जहाँ पर भी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, कॉन्जुगेटेड क्या होता है, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे डबल बॉन्ड्स को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स जहाँ पे भी पाए जाते हैं वहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोकलाइज नहीं रहते बल्कि वो डीलोकलाइज होते हैं। तो असल में जो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन है इसमें चूंकि ये यहाँ और यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी इसमें समवट डीलोकलाइजेशन हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ये बात समझ आ रही है? इसी वजह से ये कंपाउंड समवट स्टेबल है। जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ही डिफरेंस आएगा कैलकुलेटेड और एक्चुअल वैल्यू में। तो देखें इसमें स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है, तो इसमें जो है डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 239 में से 31.5 का अगर आप निकालें तो -7.5 का डिफरेंस आ रहा है, माइनस भी नहीं +7.5 का डिफरेंस। जो 7.5 का डिफरेंस, अब ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन एक बात आपको ये एज्यूम कर ले कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो ओपन, जो भी अल्कीन्स होंगे, चाहे वो ओपन चेन हो चाहे वो क्लोज चेन हो, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड पाए जाएंगे वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइज मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई होगी, लेकिन कि वो किसी एक जगह बिलोंग नहीं करते बल्कि वो उस पूरे स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो एक जगह पे फिक्स नहीं होते, ठीक है। तो इस वजह से वो कंपाउंड समवट स्टेबल होते हैं। तो देखिए इसमें